Hello everyone, I welcome you all in my साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल और जहाँ पर हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इसी के कंटिन्यूशन में हम लोगों ने ऑलरेडी 2021 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, जिसका वीडियो का लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या फिर यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक दे दूँगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे गेट 2014 का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एक्सेल के फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वायरल कैप्सिड्स हैव। तो जितने भी वायरल कैप्सिड्स हैं, कैप्सिड होता क्या है? कैप्सिड होता है आउटर लेयर, ये प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और इसके अंदर ये जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से। ये प्रोटीन इकोसाहेड्रल ट्राइंगल से होते हैं, जिसके 3 फेस होते हैं। और ये टोटल कितने 20 फेसेस वाले स्ट्रक्चर से बना होता है मिलकर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका ये होगा डी ऑप्शन। 20 फेसेस आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द फेसेस इट इज बीन सीन इन केस ऑफ कैप्सिड। हेलो, ठीक है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं दूसरा, इंटरजेनिक सेपरेशन इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन। तो इंटरजेनिक म्यूटेशन का मतलब होता है 2 डिफरेंट प्लेसेस पे म्यूटेशन इन द जीनोम। जीनोम पे 2 अलग अलग जगह पे म्यूटेशन हो रहा है और एक का म्यूटेशन दूसरा वाला म्यूटेशन की वजह से वो वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटरजेनिक सेपरेशन। मतलब एक म्यूटेशन जो हुआ जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है वो दूसरा म्यूटेशन होने की वजह से पहला वाला इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है। इसको बोलते हैं इंटरजेनिक सेपरेशन। ये मोस्टली होता है टी सेल में म्यूटेशन होने की वजह से। तो इसका आंसर होगा tRNA। नेक्स्ट आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बाइंड टू द गैसेस लाइगेंड। ये सब गैसेस लाइगेंड होते हैं। हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करता है, लिक हीमोग्लोबिन, जो कि रूट ऑफ प्लांट में होता है, जहाँ लेग्यूम प्लांट में, जहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एनारोबिक क्रिएट करता है ताकि वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाए। नाइट्रोजिनेज जो है अनदर एंजाइम विच इज़ ओनली वर्क अगेन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है और वो या फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है तो ये फिर से क्या करेगा, N2 गैस के साथ बाइंड करके क्या फॉर्म करेगा, एमोनिया। कार्बोनिक एनहाइड्राइड CO2 के साथ बाइंड करता है और H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 फॉर्म करता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं कार्बन गैस को बाइंड करते हैं। लेकिन NADPH ऑक्सीडेज ये जो है ये NADPH के साथ बाइंड करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पूछ रहा है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट आ रहा है बैक्टीरियल कल्चर 5 × 10⁸ cells per ml is maintained in a chemostat state of working of 10 liter if a doubling time of the bacteria is 50 minute। तो इसको स्किप करते हैं, ये अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रोमैटिक फीवर्स। रोमैटिक फीवर्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये डायरेक्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और सेल्फ सेल के या टिश्यू को ही हमारा इम्यून सिस्टम डिग्रेड करने लगता है। तो इसका आंसर होगा डी। ऑक्सीजनेज दैट कैटलाइज द इनिशियल स्टेप इन द डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये ऑक्सीडोरिडक्टेज टाइप का एंजाइम के अंदर आएगा। ऑप्शन डी है। Which of the following is not involving a horizontal gene transfer? Horizontal gene transfer का मतलब होता है कि जब सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन करें तो इसका कोई जीन यहाँ से यहाँ चला जाए। तो ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में, कंजुगेशन में, ट्रांसडक्शन में, लेकिन म्यूटेशन में ये चीज़ नहीं होगा। म्यूटेशन में नेक्स्ट जनरेशन में ही उसका इफेक्ट आता है। तो आंसर डी है क्योंकि नॉट पूछ रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाई।
तो सब एडवर्ड जेनर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उन्होंने रेबिस के अगेंस्ट में वैक्सीन, सॉरी चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में। और लुइस पैस्चर ने फर्स्ट टाइम उसका प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन बताया था। तो इसका आंसर होगा लुइस पैस्चर। ऑल द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने कॉपॉक्स के अगेंस्ट में। नेक्स्ट आ रहे हैं लाइसोएंजाइम कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। लाइसोएंजाइम जो प्रेजेंट होता है टीएस में, स्वेट में, सलाइवा में, वो डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल जो बने होते हैं नैम और नैक से, एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी द काउंटर ऑफ प्रोटीन। काउंटर का मतलब है इसके बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए आपको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक जाना होगा, जो माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक लेवल पर चला जाए स्टडी करने के लिए, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मैच कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 विथ इनहिबिटरी एक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2। तो इस तरफ में एंटीबायोटिक है और इस तरफ इसके फंक्शंस है, किसको ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जो रिफैम्पिसिन है, जो कन्फर्म उसको सबसे पहले देखते हैं। रिफैम्पिसिन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करता है, तो आरएनए सिंथेसिस ब्लॉक होगा, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वैंकोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ये प्यूरोमाइसिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर है, यस। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली ये ब्लॉक करता है डीएनए के सिंथेसिस को। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, पी का फोर्थ, फिफ्थ, क्यू का फोर्थ, आर का 2, आर का 3 सॉरी, और एस का 2, यस फर्स्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया, एक्स्ट्रासेलुलर वायरस एंड इंट्रासेलुलर वायरस। बैक्टीरिया का तो ग्रोथ कर्व बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है, एस फेज, सिग्माइडल टाइप, या इस तरह से, ये लैग फेज है, फिर लॉग फेज है, फिर स्टेशनरी है, ये बैक्टीरिया का होगा। तो पी का 2 जो जहाँ जहाँ वो करेक्ट हो सकता है। फिर एक्स्ट्रासेलुलर वायरस आ रहे हैं। एक्स्ट्रासेलुलर वायरस जो स्किन में बाहर की तरफ में, वो सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो सेल के अंदर नहीं जा रहे तो इनका क्या होगा, एक टाइम के बाद में सेचुरेशन होगा और नए सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह होगा, ये क्यू का फर्स्ट ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग क्यू का फर्स्ट ऑप्शन ये। और ये R3, जब ये ग्राफ कैसे आएगा, इंट्रासेलुलर के लिए नियर बाई सेल्स में वायरस है, इन्फेक्ट किया, फिर नियर बाई सेल्स में फिर से इन्फेक्शन करके चलेगा दूसरे सेल्स में, तो ये होगा इंट्रासेलुलर का। इंट्रासेलुलर वायरस जो अंदर सेल के अंदर चले जाते हैं, तो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग इसका बी। नेक्स्ट आर लेंथ ऑफ कोडिंग रीजन ऑफ द mRNA is 897 bases. How many amino acid will be there in polypeptide synthesized using this mRNA? तो ये mRNA 897 है, तो इसमें स्टॉप कोडॉन भी होगा। तो स्टॉप कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड से बने, तो उसको 3 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 894। ये न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड कोड करने में यूज होगा। और एक जेनेटिक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और वो 1 अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आ जाएगा, तो वो आएगा 2, देन 7, फिर 8, 2 7 298, 27 2 9 को 9 27 9 होगा, 298 आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आर मैच द मीडिया विथ ग्रुप 1 एंड स्क्रीनिंग माइक्रोबियल एसोलेट ग्रुप 2। ब्लड अगार मीडिया और उसके किस तरह के ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करता है। तो ब्लड अगार मीडिया तो कोएगुलेशन हेमोलाइटिक माइक्रोब्स को करेगा, ये क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे और प्रेसिपिटेशन कर देंगे, इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिनिमल मीडिया बेसिकली प्रोटीएज इनहिबिटर के प्रोड्यूसर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और स्किम्ड मिल्क अगार मीडिया कॉलीफॉर्म के लिए करते हैं। और बाइल सॉल्ट हो गया लाइपेज प्रोड्यूसर्स के लिए। तो आंसर होगा पी का थर्ड
देन क्यू का सेकेंड, आर का फर्स्ट एंड एस का फोर्थ. यस, बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट आ रहे हैं ड्यूरिंग ए बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट ए टोटल वायबल काउंट ऑफ cell count is 2 hour and 6 hour was this much and this much respectively, the specific growth rate. Okay, तो ग्रोथ रेट के लिए जो फॉर्मूला है k which is growth rate is 2.303 डिवाइड बाई टाइम इंटू log फाइनल सेल माइनस इनिशियल सेल. तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 फाइनल है और इनिशियल है 2, यानी 4 आवर का डिफरेंस. 4 आवर में कितना हो गया, फाइनल सेल कितना था 10 टू द पावर 9 और इनिशियल सेल्स कितने हैं 10 टू द पावर 4. तो ये कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 4 लॉग 10 टू द पावर 5, यानी 2.303 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, ये होगा ये. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगा 1.25. तो 2.303 इंटू 1.25 ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे. टू 2.303 इंटू 1.25 ये आएगा 2.82 2.878. तो हम लोग लिखेंगे इसको 2.88, ये मेरा आंसर है पर आवर. ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ साइटोप्लाज्म हेलोबैक्टीरियम वाज फाउंड टू बी दिस मच कॉन्सेंट्रेशन. द मोलरिटी, तो ये तो इजी है मोलरिटी. तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है. तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, ये नैनोग्राम में है, तो 250 यहाँ करता हूँ 250 नैनोग्राम. जैसे ग्राम में करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर -9, क्योंकि 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 ग्राम होगा. तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया. और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो सोडियम का है 23 और ये है 35 Cl का. ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5 3 8 3 2 5 58. तो ये 58 आ गया. और उसके बाद में ये वाला नैनो 1 लीटर, वो नैनो लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 नैनो लीटर का मतलब है 10 टू द पावर -9, फिर से ये हो जाएगा तब ये लीटर में आ जाएगा. तो ये वैल्यू तो कैंसिल. तो 250 डिवाइड बाई 58, तो ये वैल्यू कितना आएगा, लेट अस डू द कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये आएगा 250 डिवाइड बाई 58, 4.31 इज गोइंग टू द आंसर 4.3. नेक्स्ट आ रहे हैं मैच द ऑर्गेनिज्म विद ग्रुप 1 विथ शेप ऑफ ग्रुप 2 एंड फ्लैजेलर अरेंजमेंट इन ग्रुप 3. तो इस तरह बैक्टीरिया है, इसका शेप है और ये है इसका नंबर ऑफ फ्लैजेला. तो सैल्मोनेला टाइफी जो कंफर्म है उसको सबसे पहले देखते हैं. तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं सब चीज़ जानना. विब्रियो कॉलरा का शेप कैसा होता है, रॉड, ये सॉरी कॉमा शेप. तो ये तो हो गया फोल्डेड या कर्व रॉड शेप का कर्व. तो ये तो इसके साथ एक्वा स्पाइरलम का मतलब ही होता है, स्पाइरलम का मतलब होता है हेलिकल. तो ये हो गया हेलिकल. बस ये दो चीज़ों को देखकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. आर का फर्स्ट कहाँ है, आर का फर्स्ट यहाँ है और यहाँ है. तो या तो फर्स्ट ऑप्शन हो या तो डी ऑप्शन हो, या और विब्रियो का 3 है, एस का 3, तो एस का 3 सिर्फ यहाँ पर है. तो बाकी ऑप्शन को मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट आ रहे हैं लीथल डोज कर्व ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 आर शोन बिलो. विच ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लीथल. तो मोस्ट लीथल यहाँ पर फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का 4 कर्व है. यानी कोई अगर ड्रग दे रहे हैं
या लीथल, लीथल का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म पे कितना क्विकली वो कम सेल में ज़्यादा डैमेज कर सकता है। जैसे एक वायरस है, एक वायरस किसी सेल में कम नंबर में इन्फेक्ट किया लेकिन मैक्सिमम सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, होस्ट सेल को। तो हम लोग को देखना है लेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम डेथ किसकी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 20 सेल्स में ही मैक्सिमम डेथ किसका हो गया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये सबसे ज़्यादा लीथल है। और उसके बाद जब 30 या 40 तक पहुँचा, 40 तक पहुँचा तो ये फिर से 100% टच किया कौन के लिए, सेकंड के लिए। लेकिन थर्ड में 100% पहुँचने के लिए 70 चाहिए, तो लीस्ट लीथल है। और 50 के लिए 100% पहुँचने के लिए 60 चाहिए, तो ये थर्ड और फोर्थ लीस्ट लीथल होगा। तो लीथलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर मोस्ट पूछ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड गोइंग टू बी आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे मैच द आइटम ऑफ ग्रुप 1 विद एस्टिलेशन मेथड विद ग्रुप 2। ये भी मैंने डिस्कस किया कि कैसे एस्टिलेशन करते हैं। एम्पिसिलिन यहाँ पर क्या है, ये है ड्रग। तो ड्रग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्टर ले लेंगे, इसको प्रेस हीट कर देंगे, एस्टिलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो पी का फोर्थ सही है, तो एक ही ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, यही आंसर होगा। फिर भी ग्लूकोज एंड फॉस्फेट बफर को हम लोग ऑटोक्लेव कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या PSI पे नहीं करेंगे, 10 PSI पर 20 मिनट कर देंगे। तो ये क्यू का थर्ड होगा। प्लास्टिक सिरिंज को गामा रेडिएशन देते हैं, ये होगा। और लूरिया ब्रोथ को हम लोग अगेन ऑटोक्लेव कर सकते हैं, यस। तो पी का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, आर का फिफ्थ एंड एस्टर का 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग रेक ए म्यूटेंट। रेक ए इंजाइम है जो एक तो रिकम्बिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रेक ए, रिकम्बिनेशन। और दूसरा ये SOS रिपेयर मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। तो इसके दो फंक्शन हैं। तो पेलियोट्रोपिक यानी सेम एंजाइम दो तरह का काम कर सकता है, रिपेयर मैकेनिज्म। तो SOS रिपेयर मैकेनिज्म का मतलब है डबल डैमेज जब DNA में हो गया तब भी ये उस DNA को रेप्लिकेट करते हैं, तो उसको बोलेंगे SOS मैकेनिज्म, ठीक है। रेक ए वो काम करता है, तो एक तो नॉर्मल रिकम्बिनेशन कराता है और दूसरा SOS रिपेयर मैकेनिज्म करता है। तो यहाँ पर ट्रू पूछ रहा है, तो एक तो फेलोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। फेलोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब है मोर देन वन इफेक्ट। तो S इज करेक्ट, तो S यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब हो सकते हैं। डू नॉट इफेक्ट, अच्छा, डू नॉट सर्वाइव UV रेडिएशन, यस। अगर इसका म्यूटेशन हो गया, रेक ए नॉन फंक्शनल हो गया, तो ये काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के वो UV रेडिएशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। Q इज गोइंग टू बी द आंसर। Q भी करेक्ट है और S भी करेक्ट है, तो Q और S का तो सिर्फ ये ऑप्शन है, तो आंसर होगा B। यानी P भी एग्जिबिट मच रिड्यूस्ड रिकम्बिनेशन, यस। ये भी कहीं अगर म्यूटेशन हो जाएगा रेक ए में तो उसका क्या होगा, रिकम्बिनेशन स्लो होगा, SOS रिपेयर मैकेनिज्म स्लो हो जाएंगे, और फेलोट्रोपिक इफेक्ट तो दिखाता ही रेक ए का। तो ये P, Q एंड S इज गोइंग टू बी द आंसर। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया जो यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है मुझसे सॉल्व, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ 4th नंबर। बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। इसका अगर सॉल्यूशन मुझे हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।